हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 37 को इस पार्ट में मैं कवर करूँगी। क्वेश्चन फर्स्ट को देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रेशियो वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल रेट ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के कैपिटल प्रोडक्शन में कौन से इन चारों में से कौन से वाले रेशियो है जो बहुत प्रॉफिटेबल होगा उस कंट्री के लिए। तो ये जो रेशियो होता है कैपिटल प्रोडक्शन में, हमेशा कैपिटल आउटपुट रेशियो को शो करता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इन अ सेंस आप क्या समझ रहे हैं कि कितने अमाउंट कैपिटल लगाने से 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्राप्त होता है किसी भी कंट्री को। तो जितना कम कैपिटल लगा के ज़्यादा आउटपुट होगा वो उस कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि कैपिटल कम लगाएगा इट मीन्स कि उसको उस कैपिटल पे कॉस्ट जो वियर कर रहा है वो कम करना पड़ेगा। और सेम यूनिट ऑफ आउटपुट, यदि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में यदि किसी कंट्री को 6 कैपिटल लग रहे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट में, तो वो प्रॉफिटेबल होगा या फिर 5 यूनिट वाला प्रॉफिटेबल है, या फिर सबसे प्रॉफिटेबल होगा कि 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा रहा है और उसे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 6 कैपिटल लगा रहा है, 6 यूनिट कैपिटल लगा रहा है और उसे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ही मिल रहा है। और यहाँ पे 3 कैपिटल लगा रहा है तब भी उसे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। तो उस कंट्री के लिए तभी प्रॉफिटेबल होगा जब वो कम कैपिटल लगाए और सेम यूनिट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिले। तो इस मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पे आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर होगा कि कम यूनिट कम कैपिटल लगा रहा है और सेम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ले रहा है। और यहाँ पे जैसे 5 है, 6 है, 4 है, ये उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। होप आपको ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज रिलेटेड टू। इनपुट आउटपुट एनालिसिस ये तो आपको पता होगा, ये लियोनटिफ का है इनपुट आउटपुट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंजल कर्व फॉर गिवन गुड्स। जो एंजल कर्व है वो गिवन गुड्स के लिए कैसा शेप है। तो हम पहले एंजल कर्व को समझते हैं, देन हम अपने आंसर को यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में। तो एंजल कर्व जो होता है वो इनकम एंड कंजप्शन के रिलेशनशिप को शो करता है। कंजप्शन के यदि नॉर्मल गुड्स हैं तो एंजल कर्व का जो शेप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एंजल कर्व का स्लिप, यदि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन जब इंक्रीज करना शुरू होता है उसके साथ ही, तो एंजल कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोप में होता है इसका। यदि वो इन्फीरियर गुड है या गिवन गुड्स है तो जो एंजल कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ से ये डिक्रीजिंग शेप में रहेगा। इसका मतलब ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उस गुड्स की, इट मीन्स कि जो गिवन गुड्स है या फिर इन्फीरियर गुड्स हैं उसके प्रति जो डिमांड है कंज्यूमर का वो कम होता जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव ग्रेडियंट जो लिखा है ये नॉर्मल गुड्स के लिए होगा, नॉर्मल गुड्स के लिए, और ये जो नेगेटिव है ये इन्फीरियर या गिवन गुड्स के लिए होगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। तो जो थर्ड है इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का कौन सा इन चारों में से जो सोर्स है वो नहीं है। तो पब्लिक रेवेन्यू का कौन सा सोर्स होता है, वो जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को जनरेट कर सके। जैसे गवर्नमेंट यदि बोरो कर रही है किसी कंट्री से या फिर कहीं से, तो वो एक तरह से लायबिलिटी तो क्रिएट होता है लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस समय तो उसके लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहता ही है। तो ये तो रेवेन्यू में काउंट किया जाएगा। टैक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स जो है वो पब्लिक रेवेन्यू है।
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एक्सेस, ये भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का जनरेट करे। लेकिन ये जो मटेरियल है किसी कमोडिटी का या फिर किसी भी चीज़ का मटेरियल, वो प्रेजेंट में या फिर तुरंत जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वो तुरंत रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर सकते। बाद में प्रोसेसिंग के बाद से वो फाइनल गुड्स बनेंगी, बेचा जाएगा, देन तब जाके वो रेवेन्यू जनरेट करेगी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ऐसे रॉ मटेरियल है वो कभी भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा ये सेकेंड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, विच इकोनॉमिक्स फोर्स सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स की बात फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो ये कैल्डोर ने किया था 1955 में। एक्सपेंडिचर टैक्स का सजेशन दिया था कैल्डोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉफर कर्व शो द रिलेशनशिप। जो लॉफर कर्व है वो किसके रिलेशनशिप, मतलब कौन से रिलेशनशिप को शो करता है? तो पहले हम लॉफर कर्व को देखते हैं। जो लॉफर कर्व है वो टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसमें क्या रिलेशनशिप है ये शो करता है। टैक्स, यहाँ पे टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट, ये रेवेन्यू होगा, टैक्स रेवेन्यू। ये जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम रेवेन्यू का पॉइंट होगा, रेवेन्यू। इट मीन्स कि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जैसे जैसे टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी शुरू में, तो उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है जिस पे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो भी बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ेगी, साथ में टैक्स से ज़्यादा रेट से उसकी रेवेन्यू इंक्रीज करेगी। इट मीन्स कि टैक्स कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा देगी कि उससे ज़्यादा यदि वो टैक्स लगाती है तो उसकी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज ना करके वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डिक्रीजिंग रेवेन्यू शो करता है और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रेवेन्यू शो करता है। ठीक है, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये 0% टैक्स पे है, यहाँ पे 100% टैक्सेबल है। ठीक है, अब आपको लॉफर कर्व समझ में आ गया होगा। तब हम अपने आंसर को देखेंगे इसमें ऑप्शन में। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग इनकम। इट मीन्स कि टैक्स बढ़ रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। ये पॉइंट जो इसमें बेस्ट है हमारा वो देखते हैं इसमें। जो सेकंड है लोअर टैक्स रेट एंड इंक्रीज इनकम। थर्ड जो है लेस टैक्स रेट एंड लोअर इनकम, इंक्रीज टैक्स रेट एंड लोअर इनकम। यदि टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो इनकम, कोई भी कंज्यूमर या फिर कोई भी गवर्नमेंट है वो इस पे तो अपना टैक्स रखेगी नहीं, टैक्स रेट को रखेगी नहीं। तो इन चारों में से जो बेस्ट है ऑप्शन यहाँ पे, तो लोअर टैक्स रेट कम रहे और इनकम भी इंक्रीज होती रहे, ये बेटर होगा गवर्नमेंट के लिए भी और किसी भी इंडिविजुअल के लिए भी। तभी वो टैक्स दे पाएगी और अपना इनकम भी गवर्नमेंट तभी इंक्रीज कर पाएगी जब टैक्स रेट कम रहे और जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा रहे। यही बेस्ट होता है इकोनॉमी के लिए। होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ये जो पूछा है ये सेंसस 2011 का है। उस सेंसस के अनुसार जो कौन सी इन चारों में से कौन सी सिटी है जो जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो आपको ये सेंसस आपको देखना पड़ेगा। ये मुंबई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रेजेंटली गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज। रिजर्व बैंक इंडिया के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आरबीआई के। तो इस समय जो है, ये क्वेश्चन तो 2013 का है, तो उस समय जो थे वो तो रघुराम राजन थे। लेकिन अभी आप प्रेजेंट के लिए देखें तो प्रेजेंट में जो है
प्रेजेंट में आपके शशि कांत दास है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि आपके प्रेजेंट में आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम। तो अभी प्रेजेंट के लिए तो शशिकांत दास है, और उस समय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये रघुराम राजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूजेस द टर्म बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बैकवर्ड इफेक्ट का जो टर्म जो था वो किसने, इन चारों में से किसने यूज किया था? तो गुरनर मैडाल जो हैं वो बैकवर्ड इफेक्ट, और एक और है स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट और एक ये बैकवर्ड इफेक्ट। ये दोनों नाम मतलब जो टर्म है इसे आप ध्यान रखिएगा, गुरनर मैडाल का है। उन्होंने इन दोनों वर्ड का यूज़ करके अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें इन्होंने बात किया था इस चीज़ को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन द रिज लाइन। रिज लाइन में, रिज लाइन पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर एंड कैपिटल की, वो क्या होता है? इसमें ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड नन ऑफ द एबव। तो रिज लाइन को हम देखते हैं। रिज लाइन इस तरह से है, ये हमारा रिज लाइन होता है। रिज लाइन के ऊपर जो है इसमें कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करता है, और रिज लाइन पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है वो जीरो रहती है ये, और इसके अंदर जो है वो प्रॉफिटेबल रेंज है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट करेंसी इज रिलेटेड टू। स्मार्ट करेंसी किससे रिलेट है? फर्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑफ बैंक एंड कैश विद द पीपल। तो इसका जो आंसर है वो क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो है वो स्मार्ट करेंसी के रूप में जानी जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का है ये क्वेश्चन, कि इन चारों में से हमें देखना है कि किस पे मैच हो रहा है। तो फर्स्ट जो है अमर्त्य सेन, दूसरे रचमैन एंड रोस्टो का है, ये गुरनर मैडाल का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी थियरी कौन सी है। तो आप यदि आपको याद होगा डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जो एरिचमैन है उनका अनबैलेंस ग्रोथ है। अरिस्टो को अपने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको पता ही होगा। तो हमें ये दोनों तो मिल गए। अब इस ऑप्शन में हम देखें कौन इन दोनों से मिल रहा है। यदि आपको अमर्त्य सेन का पता होगा और गुरनर मैडाल का पता होगा तो आप इजीली लगा लोगे, क्योंकि गुरनर मैडाल का आपको याद होगा क्यूमुलेटिव प्रोसेसर पे इनका था। तो जो डी का है वो थर्ड होगा और अमर्त्य सेन का टेक्नोलॉजिकल चॉइस है। तो अब इसमें आप मिलाइए, देखिए कौन सा वाला मिल रहा है। पहले का फोर्थ कहाँ है? ये 2 मिल रहा है, ठीक है। पहले का फोर्थ तो 2 हम लोग को मिला, एंड बी का जो है वो भी सेकेंड। अब जब आपको बी का सेकेंड मिल गया तो ऐसे ही आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। तो आप इस मेथड से लगाएंगे तो ईजिली आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? फ्लावर प्रोडक्शन से, पोल्ट्री फार्मिंग से, एंड एक्वाकल्चर से, एंड डेयरी से। तो आपको ये पता होगा कि जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, बट डेयरी फार्मिंग से कौन सी जो डेयरी है ये, इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन है? इसके लिए जो है ये वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन। और जो वाइट रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 19
70 में शुरू किया गया था। पूछता है अक्सर ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जो पोल्ट्री फार्मिंग वाला जो है इसे सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन। ऐसे ही आपको पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था। और जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो फिश प्रोडक्शन के लिए भी आता है और एक्वाकल्चर वही है। पिंक रेवोल्यूशन है वो परवान प्रोडक्शन के लिए आता है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन के लिए आता है। ये जितने रेवोल्यूशन हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है इन सारे रेवोल्यूशन को लेके। जैसे कि येलो रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन आपको पता है किसके लिए है? ऑयल सीड्स के लिए है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन का नाम है, आप उन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। ब्लैक रेवोल्यूशन है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए है। मे बी कि नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में ये भी आया हुआ था और आ भी सकता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बजट इज ए टूल ऑफ, बजट किसका टूल है? ये बहुत इजी है, ये फिस्कल पॉलिसी का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? वो मनीला है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था वो 1966 में फॉर्मेट किया गया था। एशियन डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। और जो इसका मुख्यालय है वो फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। व्हाट मेजर्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट कौन करता है, मेजर कौन करता है? तो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कौन सा वाला केस रहेगा? फर्स्ट जो है बर्थ रेट डिक्रीजिंग, डेथ रेट डिक्रीजिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्रीजिंग। एंड फोर्थ है द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंक्रीजिंग। फर्स्ट जो ऑप्शन है, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो आपको पता ही है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बढ़ जाएगी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टाइम पे। तो ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर होगा, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंक्रीजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक ऑन ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी। ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी जो बुक था वो किसने लिखा हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो YV रेड्डी हैं, जिन्होंने ये बुक लिखा था। और ये हमारे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं 2003 से लेके 2008 तक। ये तो पूछेगा नहीं टाइमिंग, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको। लेकिन ये बुक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। विच टाइप ऑफ टैक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। इनकम की डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सी टैक्स हैं जो बेस्ट हैं? फर्स्ट जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स है, सेकंड प्रोग्रेसिव टैक्स, थर्ड रिग्रेसिव टैक्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके आंसर को देखने से पहले हम प्रोपोर्शनल टैक्स देखते हैं कि प्रोपोर्शनल टैक्स है क्या। प्रोपोर्शनल टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो फिक्स अमाउंट लगा देती है। वो सबके लिए सेम रहता है, चाहे वो हाई इनकम ग्रुप का है या लो इनकम ग्रुप का है, सबके लिए सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो टैक्स का रेट है वो लगा रहता है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स के अंतर्गत आता है। जो प्रोग्रेसिव टैक्स होती है, यदि इनकम इंक्रीज कर रही है, यदि इनकम बढ़ रही है आपकी, तो जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो रिग्रेसिव टैक्स है, यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो इसमें क्या जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो जो टैक्स का रेट है वो कम रहेगा। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, यदि इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स का रेट ज़्यादा हो जाएगा।
तो जो डिस्पैरिटी है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किसकी वजह से रिड्यूस हो गई। यदि इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। इट मीन्स कि जैसे वो दोनों को ही लेबल मिला देगा। यदि बढ़ी हुई इनकम से वो ज़्यादा कमा रहा है तो फिर टैक्स उस पर उतना ही ज़्यादा लग जाएगा, फिर वो जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी में वो मेंटेन हो जाएगी। इसलिए जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो बहुत सुटेबल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान एक्सपेंडिचर में कौन है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट जो है वो सब्सिडी है, सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट, फिफ्थ जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर है एंड फोर्थ है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग करता है वो, तो वो उसकी जो प्लान होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर। जो प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, वो उसका रेवेन्यू कलेक्शन करता है या फिर प्रोडक्शन में वो इंक्रीज करता है। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होती है वो किसी तरह की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कराती हैं। जैसे सब्सिडी है, इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है, ये सारी की सारी वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा उससे। ये या फिर लोन हो गया, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग नहीं करता है। और जो ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ये प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये फोर्थ होगा, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेपन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वेपन कौन सा नहीं है? तो हमें पता है कि इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन था वो 1991 में शुरू हुआ था, 90s का एरा था। अब इसमें है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, ये भी देखते हैं। अब सेकेंड जो है टर्मिनेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, थर्ड जो है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी एंड फोर्थ है अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें से आपको देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का वेपन कौन सा नहीं है। तो आप ही बताइए, रिडक्शन इन जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्ट होगा तभी तो हमारा जो दूसरी, यदि हमें रॉ मटेरियल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम कहीं दूसरे से परचेज करेंगे और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज है, तो ये तो वेपन होगा ही होगा। जो यहाँ पे यदि हम थर्ड की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी जो है ये ग्लोबलाइजेशन का वेपन है। अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि जो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी रहेगा तभी तो हम नए नए चीज़ों को देखेंगे और उससे चीज़ें सीखेंगे और ख़ुद भी अपने यहाँ प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये जो सेकेंड ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस को ही हम बंद कर देंगे तो किसी दूसरे कंट्री से हम इंपोर्ट करेंगे कैसे अच्छे से। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का ये जो सेकेंड वाला दिया है ये इसका पार्ट नहीं होता है, वेपन के रूप में यूज नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो 4000 वाज। 4000 पे सेक्स रेशियो कितना था? फर्स्ट जो दिया है वो 939, 914, 942 एंड 946। लेकिन आपको पता है कि जो 2011 का सेंसस था उसमें जो सेक्स रेशियो था वो 943 था 4000 पे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में वो यही ऑप्शन दिया हुआ था और आयोग ने 942 को ही सही माना था, आप याद रखिएगा। वैसे जो सेंसस में मैंने देखा गूगल करके वो 943 दिखा रहा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेसम्स लॉ इज रिलेटेड टू, जो ग्रेसम्स लॉ था वो किससे रिलेटेड था? तो आपको पता है कि जो ग्रेसम लॉ है, ग्रेसम लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, आपको ये कोटेशन याद होगा, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने किस में पढ़ा था? आपको याद होगा तो ये हमने मनी सप्लाई में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ये मनी वैल्यू या फिर एक्चुअल आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 26। बुक्स जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिशिंग। तो जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब पब्लिश की गई थी? तो इससे पहले आपको ये भी जानना है कि ये बुक है किसकी। तो आपको ये पता होगा कि ये बुक जो है ये किन्स का है, और ये जो बुक पब्लिशिंग जो डेट था वो 1936 था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, वैल्यू एडेड टैक्स इज लेविड। जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो कब लगाया जाता है? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्टली एट द कंज्यूमर एंड एट ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल स्टेज, एंड थर्ड जो है एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एंड फोर्थ है एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स था, वो वैल्यू एडेड टैक्स जो था वो 2008 में शुरू किया गया था। और वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये आपको है कि पर यूनिट ऑफ वैल्यू वो ऐड होता रहता है, और लास्ट स्टेज फाइनल स्टेज तक ही उसमें इन जो टैक्सेस होती हैं वो इंक्लूड होती रहती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड, एट ऑल स्टेजेस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड फाइनल स्टेज, ये इसका ऑप्शन होगा। और जो जीएसटी है वो एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट जो है एक्सिम बैंक, इसमें इसके साथ है फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सिम बैंक हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फाइनेंसिंग के लिए है। आईडीबीआई इज ए इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो आईडीबीआई है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए है, ये भी करेक्ट है। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है, ये भी सही है। यहाँ पे है एफसीआई, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। नहीं, जो एफसीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे 1965 में फॉर्मेट किया था, 1 जनवरी 1965 में। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही होगा नॉट करेक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल प्लानिंग इन बुक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन ब्रॉडर सेटिंग। जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग जो बुक था वो किसने लिखा था? तो वो बुक आपको पता होगा कि ये गुन्नर मैडॉल का ये बुक है। और गुन्नर मैडॉल ने रोलिंग प्लान का भी कॉन्सेप्ट दिया था, रोलिंग प्लान। याद रखिएगा कि अक्सर पूछता रहता है कि रोलिंग प्लान किसने। आप ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे अभी तक, आपने एक चीज नोटिस किया, गुन्नर मैडॉल का बहुत पूछता है। तो आप कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो गुन्नर मैडॉल का बहुत अच्छे से देखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लीकेज इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में लीकेज का काम कौन कर रहा है? फर्स्ट जो है रिडक्शन इन सेल्स टैक्स रेट, सेकेंड जनरल रिडक्शन इन इनकम टैक्स, एंड थर्ड जो है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फोर्थ इंक्रीज इन इम्पोर्ट।
इन चारों को देखने से पहले हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को समझते हैं। जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है, फर्स्ट टाइम एफ ए खान ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। बाद में किन्स ने इनकम मल्टीप्लायर की बात की। इनकम मल्टीप्लायर, ये आप याद रखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया और इनकम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो जो किन्स का जो इनकम मल्टीप्लायर था, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, मास इक्वल्स टू कंज्यूम पे था। तो जो मल्टीप्लायर होता है वो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में या फिर आप इनकम मल्टीप्लायर कह ले या फिर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, वो एम्पलीफाई कर देता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे जो किन्स थे उन्होंने ये चीज़ माना था कि जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट एंड जो सेविंग होता है, सेविंग, ये दो ऐसे चीज़ हैं जो एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी इनकम मल्टीप्लायर, किसी भी मल्टीप्लायर में लीकेज का काम करते हैं। लीकेज का काम करते हैं ये, क्योंकि यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने करेंसी को दूसरे कंट्री में, फॉरेन करेंसी को दूसरी कंट्री में दे रहे हैं, तो आपकी जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए तो वहाँ पे वो डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। यदि आप सेविंग कर रहे हो तो एक जगह अपने कैश को इकट्ठा कर रहे हो, वो सर्कुलेशन ऑफ मनी में, सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी में जो फ्लो हो रहा है उसमें तो वो सेविंग इंक्लूड नहीं होगा, वो एक जगह कहीं जाके फिक्स हो जाएगा। इसलिए वो जो मल्टीप्लायर है जो हमारे इनकम को बूस्ट कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ से वो ग्रोथ या इनकम जो है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लीकेज का काम करता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन रिडक्शन इन सेल्स टैक्स, ये लीकेज नहीं है। जनरल रिडक्शन इन इनकम टैक्स, ये भी नहीं है। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड, ये भी नहीं है। जो इंक्रीजिंग इन इम्पोर्ट है, यदि हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो हम दूसरे कंट्री में अपने फॉरेन रिजर्व को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए लीकेज का काम करेगा। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। पिछली बार पूछा था कि मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है, तो मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें तो ये है, द मोनोपोलिस्ट वुड लाइक टू सेल इन ए मार्केट वेयर। मोनोपोलिस्ट कहाँ मार्केट में सेल करना चाहते हैं? फर्स्ट इसका ऑप्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, थर्ड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी, एंड फोर्थ है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन चारों में से कौन सा है? इसे देखने से पहले हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्ट कहाँ पे सेल करना पसंद करेगा। तो आपको पता है कि मोनोपोलिस्ट वहीं सेल करना चाहेगा जहाँ पे उसको उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो अवेलेबल ना हो उस मार्केट में। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे है ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन यूनिटी, जैसे ही मोनोपोलिस्ट प्राइस को इंक्रीज करेगा तो जो कंज्यूमर है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन यूनिटी में तो जो मोनोपोलिस्ट है अपने सेल को मैक्सिमाइज तो नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब जो सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी इट मीन्स कि जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है उतना ही वो शिफ्ट भी कर जा रहा है, तो यहाँ पे भी वो मैक्सिमाइज नहीं करना चाहेगा, करेगा ही नहीं, मोनोपोलिस्ट है तो। अब यहाँ पे है जीरो इलास्टिसिटी, ये केस तो होगा नहीं, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हमेशा जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है तो जो कंज्यूमर है वो तुरंत शिफ्ट ना करे, जो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट है एक तो मार्केट में अवेलेबल ना हो कि कहीं दूसरी जगह जो कंज्यूमर है प्राइस बढ़ने पे किसी दूसरे गुड्स को परचेज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जाके जो मोनोपोलिस्ट है अपने सेल को मैक्सिमाइज करेगा। और यहाँ पे जब ऑप्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी, तो ये 31 का जो है थर्ड सही है, क्योंकि वहाँ पे वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स। एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है वो बेस्ट रैंक पे है?
तो इसका जो आंसर है वो है केरला। जो एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो रिपोर्ट है वो जिसे हम नुपा कहते हैं, NIPA, इसका जो फुल फॉर्म है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसका फॉर्मेशन 1962 में किया गया था। ये जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है हर साल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जो है इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो आपको पता ही होगा पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। तो अभी यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट जो है वो पुलिस फोर्स है, सेकंड नेशनल सिक्योरिटी है, थर्ड जो है स्ट्रीट लाइट है, फोर्थ जो है डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको वैसे भी पता चल ही गया होगा, ये जो तीनों हैं ये तीनों पब्लिक गुड है। ये डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये किसी इंडिविजुअल का अपना कंजप्शन हो सकता है, इंडिविजुअल का। तो इसलिए जो ये है ये प्राइवेट गुड है, प्राइवेट गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state has the lowest literacy rate in India as per the census 2011 data। 2011 की डाटा के अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट का है। तो यहाँ पे जो है बिहार, यदि आप सेंसस देखिएगा तो बिहार का जो है वो लोएस्ट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप रट के ही याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लोएस्ट है ये बिहार है, जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसका केरला है, केरला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु हैज़ गिवन द डिज़ाइन ऑफ रुपीज़ सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़। जो इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल ऐसा रहता है ये किसने दिया था। तो ये भी फैक्चुअल है, इसका भी आंसर जो होगा वो डी उदय कुमार, इन्होंने दिया था। ये जो थे वो आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे, आईआईटी मुंबई, डी उदय कुमार। याद ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा डी उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट वाज गिवन। एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट किसने दिया था। तो एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट जो है वो पीगू ने दिया था, AC पीगू ने। और हम यहाँ पे एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट को देखें तो एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट को ही हम पीगू इफेक्ट भी कहते हैं, पीगू इफेक्ट, या फिर तो इसे एक और नाम से जानते हैं जो है इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। अभी पीगू इफेक्ट या इनकम इफेक्ट या एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट, इसे हम एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ये तीन नामों से हम एक ही चीज़ को जानते हैं। तो ये है क्या, ये बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो इनकम इफेक्ट की बात यदि ये कह रहा है तो ये चीज़ है कि यदि प्राइस आपकी डिक्रीज होती है, तो यदि किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने पे क्या होगा, उस इंडिविजुअल का जो एक्चुअल बैलेंस है, जो एक्चुअल उसका इनकम है, या फिर जो जिसे हम रियल उसका इनकम कहेंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि यदि वो 20 रुपीज़ में पहले एक कोई कमोडिटी परचेज करता था, अब उस कमोडिटी की एक ही क्वांटिटी के लिए अब उसे 15 रुपीज़ ही पे करना है, तो उसी जो 5 रुपये हैं वो उसका रियल मतलब इनकम हो गया। तब ये बची हुई 5 रुपये इनकम से
वो किसी दूसरे गुड्स की डिमांड करेगा। जब किसी दूसरे सेकेंड गुड्स की डिमांड यदि वो कर रहा है तो उस गुड्स की जो डिमांड करेगा तो उसके लिए इस गुड्स को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर होगा वो भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। इस तरह से प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो एक तरह से ये सर्कल चला आएगा कि जब एक्चुअल इफेक्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो फिर ओवरऑल फिर डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक तरह से ये मतलब सर्कल चलता रहेगा। इसलिए इसे एक्चुअल बैलेंस इफेक्ट या इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। यही पीगू का इनकम इफेक्ट है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हवाला। हवाला क्या है? तो आपको ये हवाला पता होगा कि एक तरह से एक तो ये इलीगल है और इसमें विशेष रूप से इसमें हम टैक्स इविजन का काम करते हैं। टैक्स देने से बचते हैं कि हम टैक्स ना दें। एक्सचेंज तो करें लेकिन उस एक्सचेंज पे उस इनकम पे हम अपना टैक्स ना दें। और ये एक तरह से जो गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग होता है या फिर उसमें वो कलेक्ट नहीं होता है या फिर काउंट नहीं होता है। तो इसलिए जो 37 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्या दिया है, ये कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ये भी नहीं होगा। इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये नहीं है। इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर ये भी नहीं है। टैक्स इवीजन इसका आंसर होगा। होप आपको अभी तक मैंने जो बताया वो समझ आया होगा। इन केस यदि आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।